આજની આ વિશેષ પ્રેસ વાર્તામાં ઉપસ્થિત આપણી વચ્ચે કેન્દ્રના રાજ્યમંત્રી માન્ય રાજીવ ચંદ્રશેખરજી, જેઓ ઉદ્યમિતા, કૌશલ્ય વિકાસ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગના રાજ્યમંત્રી છે. તેઓ મૂળ કેરળના વતની છે. કર્ણાટક રાજ્યથી ભાજપના રાજ્યસભાના સાંસદ છે અને તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પણ રહી ચૂકેલા છે. તથા સાથે ઉપસ્થિત પ્રદેશના મુખ્ય પ્રવક્તા શ્રી અમલભાઈ વ્યાસ, પ્રદેશના મીડિયા સહ કન્વીનર શ્રી જુબિનભાઈ આસરા. હું કેન્દ્રીય મંત્રી श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने विनती करीश कि आज प्रेस वार्ता ने संबोधन करशे. दोस्तों, एक छोटा डिटेल छूट गया था कि मैं अहमदाबाद में पैदा हुआ हूँ, तो थोड़ा मुझे एक थोड़े गुजराती के रूप में भी मानिए. मैं आज इस प्रेस इंटरेक्शन में हमारे जो 5 साल में एक बार उभरते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और उनके जो एक नया क्लोन वर्जन है आम आदमी पार्टी के बारे में मैं थोड़ा आपके सामने थोड़े पॉइंट्स रखूंगा, क्योंकि मैंने सुना है और मैंने देखा है कि वो यहाँ पर आके परिवर्तन के बात कर रहे हैं. ये जो 5 साल में एक बार कांग्रेस बाहर आता है और एक तरह से एक नए उनके स्लोगन्स आते हैं, और इस बार उन्होंने परिवर्तन का एक नौटंकी नचाने की कोशिश वो कर रहे हैं. उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जरा आपके सामने 2-3 डिटेल्स रखना चाहता हूँ. यही कांग्रेस पार्टी है, और आप सब जानते ही हैं कि हम 2 साल के इस महामारी, कोविड महामारी के बाद आज 2022 में हम एक तरह से उस कोविड की महामारी के उस पार पहुंचे हैं. और अगर आप कांग्रेस के परफॉर्मेंस को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर देखें और कंपेयर करें 2022 के हमारे सरकार के परफॉर्मेंस के साथ, आप जानते हैं 2008 में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पैक्ट किया था. और कोविड के कंपैरिजन में काफी छोटा सा इश्यू था, लेकिन उस क्राइसिस के बाद हमारे देश, उनके नीतियां के कारण हमारे देश का क्या हालत हुआ, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. उस क्राइसिस के बाद जो नीतियां कांग्रेस के सरकार ने इंप्लीमेंट किए, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में तबाही, क्वार्टर इन्फ्लेशन, क्वार्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लॉस, और एक तरह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का एक ट्रेंड शुरू हुआ 2009 से, और वो पहुंचा 2014 तक, जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उस स्लोप को उन्होंने बदला. इसको मोटे मोटे रूप में ये कह दूं मैं आपको कि 2008 में इन्होंने देश का फाइनेंशियल सेक्टर को तबाह कर दिया था, इकोनॉमी को तबाह कर दिया था, और 2020 के इस क्राइसिस के बाद हमारा इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण दुनिया के सबसे तेजी से सबसे उभरने वाले इकोनॉमी से नंबर 1, सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला इकोनॉमी बन गया है, और सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इनोवेशन इकोसिस्टम बना है. इसके 2 कॉन्ट्रास्ट में इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग आप कहीं नहीं देखोगे, उनके परिवर्तन की नीतियां और हमारे नीतियां. दूसरा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. 2014 में 10 साल के कांग्रेस के गवर्नमेंट के बाद हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इतना तबाही हो गया था कि हर मोबाइल फोन जो देश में उपयोग होता था, 92% से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स देश में यूज होते थे वो इंपोर्ट होते थे. 2022 में
97% जो मोबाइल फोन हम देश में यूज करते हैं भारत में बनता है। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एक्सपोर्ट होता नहीं था और 2022 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 70,000 करोड़ के मोबाइल फोन्स, एप्पल, सैमसंग वगैरह मोबाइल फोन्स भारत में बनकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में एक्सपोर्ट होता है। ये बदलाव है और ये परिवर्तन करने वाले लोग, ये परिवर्तन जो कहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने मैंने रखा है। दूसरा, ये जो परिवर्तन के बारे में बात करते हैं वो अपने ही सरकार राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात करते, जहां पर राजस्थान का एक स्टेटस बन गया है देश में कि सबसे ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन कांग्रेस में गवर्न स्टेट राजस्थान में होता है। ये है उनका परिवर्तन का। तीसरा, वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये उनका एक नया एक स्लोगन है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यही देश जो लोग 60 साल से कहते थे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं सुधरेगा, हमारे गरीबों को पैसा कभी नहीं मिलेगा, आज 2022 और 21 कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारे बजट में 7.5 लाख करोड़ के मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्पेंड कर रहे हैं, सरकार स्पेंड कर रहा है। ये कभी नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हम बात करते हैं परिवर्तन के, लेकिन परिवर्तन करने वाले को यह भी पूछना चाहिए कि जब भी वो सरकार में होते हैं, दंगे फसाद, सोशल अनरेस्ट, टेररिज्म के इंसिडेंट्स क्यों होते हैं ज्यादा, और उसका इंपैक्ट मैं लॉ एंड ऑर्डर के सिंपल उसी पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका इंपैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स पर, और इन्वेस्टमेंट्स का इंपैक्ट होता है जॉब्स और इंडस्ट्री क्रिएशन पर। और हमारे सरकार के टाइम में सोशल पीस, लॉ एंड ऑर्डर का बेनिफिट हुआ है थ्रू हायर इन्वेस्टमेंट्स, हायर क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेन निवेश भारत को मिलना ये कभी हुआ नहीं है पहले। ये हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के दौरान 2021-22 में। तो मैं यहीं पर रुकूंगा और आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा कि छोटे मोटे क्लोन हैं जो उन्होंने लिकर करप्शन वगैरह, और ये जो अभी रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट, अपने मंत्री को स्पेशल ट्रीटमेंट जेल में देना, ये सब कांग्रेस का एक पुराना एक स्ट्रैटेजी रहा है। बहुत सालों से कांग्रेस करते आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी उनसे सीख रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा अच्छा सीख नहीं रहे हैं। और मैंने उनको डिसमिस भी किया है कि दिस इज ओनली अ पुअर एंड पेल इमिटेशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का एक बहुत ही घिसा पिटा इमिटेशन है आम आदमी पार्टी। तो जो परिवर्तन देश को मिल रहा है, रियल परिवर्तन, जो रियल चेंज है, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में पिछले 5 साल, 6 साल और फिर 2 साल कोविड के दौरान उन्होंने करके दिखाया है। और मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन 2022 में गुजरात के मैंडेट डिसाइसिव तो होगा ही, बट एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल मैंडेट होगा कि देश को एक मैसेज मिले कि हमारा जो विकास का राजनीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो हमारा पॉलिटिक्स है, वो हर नागरिक, गुजरात के नागरिक और देश के नागरिक उसको सपोर्ट करता है। थैंक यू, धन्यवाद।